तो बड़ी दिलचस्प तारीख है, बड़ा दिलचस्प दौर है जनरल फैज़ का, जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात का मिसयूज़ किया। बल्कि देखें, पाकिस्तान की सियासत में ये कोई नई बात तो नहीं है कि एजेंसीज़ हों या साबिक जो DGI रहे उन पर ही इल्ज़ाम लगता हो कि आपने जो है वो सियासत में मदाखलत की है, आपने हुकूमतें गिराने में, हुकूमतें बनाने में आपने जो है अपना रोल प्ले किया हो। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें तो हम सुनी सुनाई होती है ना, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था जनरल असलम बेग का और उस वक्त DGI असद दुरानी साहब का, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई थी ना कि कैसे मोहतरमा की हुकूमत गिराने के लिए ब्रीफ केस बांटे गए थे, पैसे दिए गए थे, IGI को बनाया गया था, उनको स्ट्रॉन्ग किया गया था। ये सारी चीज़ें तो सामने आ चुकी थी, मतलब ऑन रिकॉर्ड थी ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस डंके की चोट पे जनरल फैज़ साहब ने ये किया और बिला खौफ किया कि कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, ये शायद हमने इस मीडिया के दौर में या वैसे भी तारीख में शायद हमने नहीं देखा था। तो वो जो उनका एक नोटोरियस कैरेक्टर था, जिसमें वो शायद समझते थे कि मुझे जो भी कुछ करना है मैं खुद करूंगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्योंकि आमतौर पे तो एजेंसीज़ के हवाले से कहा जाता है ना कि वो शैडोज़ में रह के काम करते हैं, पीछे से काम कर रहे होते हैं, और जब आप फ्रंट पे आगे करें तो इसका मतलब आप नाकाम हो गए, क्योंकि आपको सामने आना पड़ा है। आपका तो काम ये है कि आप स्पाई एजेंसी हैं, तो आप शैडोज़ में रह के काम करें। तो वो जो सारा मामला है ना, वो कभी उसको मैटर नहीं करता था फैज़ साहब के लिए। वो जो कुछ करते थे सामने आके करते थे, बिला खौफ करते थे, चाहे वो सियासत में मदाखलत हो, अदलिया में मदाखलत हो, मीडिया में इंटरफेरेंस हो, इलेक्शंस में इंटरफेरेंस हो, ये सब चीज़ें उन्होंने खुलकर की हैं। और जो उन्होंने एक नया नॉर्म सेट किया, उसको शायद आज अंडू करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो आज सब कुछ हम देख रहे हैं, जो हम बात करते रहते हैं मदाखलत के हवाले से, नाइंसाफ़ियों के हवाले से, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो पैटर्न सेट कर दिया ना, उसको अब अंडू करना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए जहाँ जनरल फैज़ को सज़ा हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो सज़ा के शायद हकदार भी थे, और इसीलिए उनको सज़ा हुई है। लेकिन जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ है। मैं आगे जाकर इसमें एक्सप्लेन करता हूँ आपको, लेकिन ज़रा एक नज़र डालते हैं कि जनरल फैज़ साहब ने अपने दौर में क्या क्या किया है। मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ ना। एक तो पनामा ट्रायल में सारा उनका जो किरदार था, जिसमें नून लीग के कायद नवाज शरीफ को पहले नाअहल किया गया, फिर उनको सज़ा हुई, फिर उनको जेल में डाला गया, फिर इलेक्शंस हो गए और उनके हाथ से अपनी हुकूमत भी गई, यानी कि जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो उनकी नाअहली के बाद 2017 में चली गई थी, और इसके बाद नून लीग इक़्तिदार में भी नहीं आ सकी। इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने में, इसमें जो है जनरल फैज़ ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में जनरल फैज़ ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। सारी ये जो प्री पोल रिगिंग थी, लोगों को पार्टी में शामिल करना, लोगों को इलेक्शन जितवाना, RTS बैठना, MPAs MNAs को पार्टी में शामिल करवाना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जनरल फैज़ साहब का। मैं इनफैक्ट एक किस्सा भी आपको सुनाता हूँ। जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी PTI में, तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि टिकट अगर मांगनी है ना, तो हम इमरान खान से क्यों मांगे, और अगर इमरान खान मना भी कर दें तो फिर आपके पास एक सोर्स होती थी, वो थी जनरल फैज़ की, कि आप उनसे कहें कि हमें टिकट दिलवा दें MNA MPA का। और मुझे याद है, मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, वहाँ पे एक PTI के टिकट होल्डर थे, मेंबर नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली का टिकट उनके पास था अपने हल्के का। वो चाहते थे कि उनको MPA का टिकट भी मिल जाए, ताकि अगर वो दोनों जगह इलेक्शन जीत जाएंगे तो फिर वो कौमी असेंबली का अपनी सीट छोड़ के वो MPA की टिकट को होल्ड करेंगे और फिर चीफ मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हो जाएंगे। वो वक्त है जब बहुत सारे लोग ये कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोनों इलेक्शन लड़े, फवाद चौधरी साहब ने भी दोनों हल्कों पे इलेक्शन लड़े। तो कुछ लोग थे जिनको तो 2 सीटों पे मिल गया टिकट, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिस पे इमरान खान ने रेजिस्ट किया, क्योंकि शायद इमरान खान जहन बना चुके थे कि मुझे किसी ताकतवर शख्स को जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना। तो उस जो शख्स थे जिनके साथ में था, उनको भी कह दिया गया कि आप मेंबर कौमी असेंबली का टिकट ले लें, आपको जो है सूबाई असेंबली का टिकट नहीं मिलेगा। तो फिर वो शख्स, उन्होंने बात की किसी से मेरे सामने, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे ये टिकट नहीं मिल सकता तो कम से कम मेरे किसी रिश्तेदार को मिल जाए, लेकिन क्योंकि हल्का मेरा है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्ज़ी से ये टिकट मिले, ताकि अगर मैं वो इलेक्शन जीत जाए यहाँ से तो फिर उनके चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस भी हो जाएं। तो उनको वो शायद फ़ोन पे यकीन दहानी करवाई गई कि ऐसा हो जाएगा। तो जब फ़ोन रखा उन्होंने, तो मैंने पूछा ये आप किससे बात कर रहे थे, क्योंकि खान साहब तो आपको मना कर चुके हैं कि एक ही टिकट आपको मिलेगा, और उनकी पॉलिसी भी थी कि सबको 2 टिकट नहीं देने। तो उन्होंने कहा कि ये मैं फैज़ साहब से बात कर रहा था, और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि मुझे दूसरा टिकट मिल जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब इलेक्शन आए तो फिर उनको कौमी असेंबली का भी टिकट मिला और उनको सूबाई असेंबली के लिए भी टिकट मिला। तो ये उस वक्त जनरल फैज़ की पावर थी। तो वो जो भी इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, वो हमें साफ नज़र आ रही थी।
अच्छा, फिर ड्यूरिंग पीटीआई टर्म वो खुद बड़े किस्से सुनाती है पीटीआई कि जब भी कोई बिल पास करना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब दिया इमरान खान ने, वो मरहूम आमिर लियाकत साहब का जुमला है ना कि हम लाए गए, तो उसके पीछे बड़े फ़ख्र से पीटीआई बताती थी कि देखें जनरल फैज़ जो हैं उनको हमने अपनी सियासत आउटसोर्स कर दी है, लोगों को लाना हो, ये मामला तो ये सारे वो हैंडल कर रहे होते हैं, इत्तेहादियों को मनाना हो वो हैंडल कर रहे होते थे। आई मीन ये सोचें आप, उस वक्त ये इल्ज़ाम लगता था कि जो पार्लियामेंट है वो एक कर्नल बैठ के चला रहा था, वो एक कर्नल बैठ के पूरी पार्लियामेंट चला रहा था, मतलब ये हाल था हमारा। तो आज जो लोग एतराज़ करते हैं इस जमहूरियत पे, उनको कम से कम इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि जब उनकी पसंदीदा पार्टी जो है इक़्तिदार में थी तो उस वक्त भी क्या होता रहा। ये एतराफ़ करेंगे तो शायद आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं माजी में जो हुआ क्योंकि वो नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ, ज़रदारी के खिलाफ हुआ, वो ठीक था और अब जो है जो हो रहा है गलत है, तो फिर आप इसका मतलब दुरुस्त तरीके से इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और शायद आगे भी जाके आप चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे जब हालात आपके हक में बदल जाएंगे। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि माजी क्या था। अच्छा, फिर जनरल फैज़ जो है ना, जैसे मैंने कहा बिला खौफ कार्रवाई करते थे। अब ये सोचें आप, शौकत अजीज़ सिद्दीकी हाई कोर्ट के जज थे, वो उनके घर चले गए कि नवाज शरीफ के हक में फ़ैसला नहीं देना है। आई मीन कैन यू इमेजिन कि एक सिटिंग उस वक्त डीजीसी वो थे, वो अपने ओहदे का पास रखे बगैर उस जज को धमकाने, डराने या खौफजदा करने चले गए कि ये फ़ैसला आपने नहीं देना है। बाद में देखा तारीख में तो खैर उस डिसीजन को ओवरटर्न भी किया गया। फिर एक आज दोबारा ऑडियो हम सुन रहे हैं अफसार आलम के साथ। अफसार आलम क्योंकि पेमरा के चेयरमैन थे तो उनको कॉल आया कि आप हमारी सुनते नहीं हैं, आप के पास में एक ब्रिगेडियर को भेज रहा हूँ, 2 चैनल्स के लाइसेंस का मामला है वो आपने सॉर्ट आउट करना है। तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते थे इन चीज़ों में, जो मैं जैसे मैंने कहा कि माजी में भी ये होता रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। इसके अलावा मीडिया को डराने धमकाने में, मीडिया को कंट्रोल करने में बहुत ही ब्लेटेंट उनका रवैया था। मैं जानता हूँ कुछ मीटिंग्स के हवाले से जो कि मीडिया मालिकान के साथ, उनकी मैनेजमेंट के साथ हुए, और उस एक मीटिंग का अहवाल मैं अगर आपको बताऊँ, ये ग़ालिबन बात है मार्च 2018 की, ठीक है। तो उन मालिकान को, उन मैनेजमेंट को बुला के ये कहा गया कि देखें फ़ैसला तो हो चुका है कि मियाँ साहब को आउट करना है, नवाज शरीफ यानी कि PMLN इलेक्शन हारेगी और PTI को इक़्तिदार में लेकर आना है। ये उनसे बात हुई थी और मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं जो मेरी सोर्स है मैं आपको बता सकता हूँ कि आई ट्रस्ट देम ऑन दिस। तो उस मीटिंग में ये कहा गया कि देखें, उस वक्त वो DGC थे ना जनरल फैज़ साहब, DGI नहीं थे उस वक्त। वो कह रहे थे कि देखें मुझे तो एक टारगेट मिलता है इदारे की तरफ से और वो टारगेट अचीव करना मेरे लिए ज़रूरी है। उसके बीच में जो भी आएगा उसको रोन दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। तो अगर आपका चैनल भी इसके बीच में आएगा उसको भी कुचल दिया जाएगा। अब फैसला आपने ये करना है कि क्या आप बीच में आएंगे या परे हटेंगे, साइड में हटेंगे और मुझे अपना टारगेट अचीव करने देंगे। तो आप सोचें, जब एक ताकतवर शख्स ये धमकी दे तो उन चैनल्स की क्या ज़रूरत होगी मीडिया की कि वो उनके बीच में आता। तो ये सारे मामला जो है वो सबके सामने उस वक्त इतनी ओपन तरीके से नहीं थे। एटलीस्ट ये वो स्टोरीज़ हैं जो बाद में मेरे इल्म में आई और ये पता चला कि उस वक्त उनका कितना ज़्यादा कंट्रोल था। अच्छा, पर्सनैलिटी उनकी इतनी इंटरेस्टिंग थी फैज़ साहब की। एक तो उनको माना जाता था कि वो डूअर है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि प्लान कर लेते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने जो प्लान किया काफ़ी हद तक वो अचीव भी किया। सब कुछ अचीव नहीं किया, काफ़ी हद तक अचीव किया। तो एक और मुझे वाक़या याद है, PMLN के एक रहनुमा थे, बड़े सीनियर रहनुमा। तो जब फैज़ साहब जो है PTI उनसे फैज़याब हो रही थी और नून लीग के लिए मुश्किल वक्त था, उनके बहुत सारे रहनुमा जेल में थे। उनके अपोजिशन लीडर जो थे शहबाज शरीफ साहब, वो जेल में थे। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इन सबको जेल में डाला गया। लेकिन एक रहनुमा ऐसे थे, और सीनियर रहनुमा की बात कर रहा हूँ, उनका भी आप समझ लें ये फैसला हो गया कि उनको भी अरेस्ट करना है। जनरल फैज़ साहब ने उनको कॉल किया और ये उनको बताया कि देखिए फ़ैसला हो चुका है आपको अरेस्ट करने का, तो अब आपके लिए बेहतर ये है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएँ या आप अंडरग्राउंड हो जाएँ। तो उन्होंने कहा यार आप इतने ताकतवर हैं, आप DG आए हैं, आप कह रहे हैं फ़ैसला हो गया, तो आप ये फ़ैसला रुकवा दें। उन्होंने कहा नहीं, देखें फ़ैसला तो हो चुका है कि आपको अरेस्ट करना है। अब मैं आपके लिए यही फैसिलिटेट कर सकता हूँ कि आपको मैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं मैं आपको उसमें आपकी हेल्प करूँ। आप बताइए आप किस एयरपोर्ट से जाना चाहेंगे। तो यानी कि और फिर वो अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि वो चले गए। तो उस हद तक एक तरफ वो नून लीग के ख़िलाफ़ थे, लेकिन नून लीग के लोगों को ऑब्लाइज भी कर रहे थे। और ये मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब कामयाब हो गया PTI के साथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ लोग ऐसे थे जो नून लीग के सीनियर लीडरशिप थी, उनको जो सबसे पहले मैसेज रिसीव है मुबारकबाद के कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हो गए, अब जाहिर सी बात है हुकूमत बननी थी उनकी, तो आप लोगों को मुबारक हो। और उसका क्या मकसद था उस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके तकरीबन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तकरीबन 6-7 माह बाद जनरल बाजवा साहब ने रिटायर हो जाना चाहिए था।
तो जो टॉप 4-5 लोग थे वो रेस में होते कि कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा। उसमें ऑब्वियसली जनरल फैज़ साहब भी थे, तो वो भी ख्वाहिशमंद थे कि अब जो भी हुकूमत आएगी शायद उनके मर्ज़ी से, उनके फैसले की वजह से मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए। यानी कि वो उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उनको कॉल करके, उनको मैसेजेस करके मुबारकबाद पेश कर रहे थे। तो ये सारा जो है हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में होता रहा।